ऑटिज्म का मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा कि ये आता कैसे, अगर जेनेटिकली किसी में आ रहा है तो उसकी क्या वजह बनती है? जेनेटिकल जो है ना चेंजेस होते हैं, कुछ जीन्स में कुछ मैलफॉर्मेशंस हो जाती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। जो स्पेशल स्कूल में एक जब विजिट हुआ था सीएम साहिबा का, एक बच्चा था जो उनसे मिला था, जो उनसे पंजाबी में बात कर रहे थे, वो डाउन सिंड्रोम चाइल्ड था। दैट वाज नॉट ऑटिस्टिक। उनके फेशियल फीचर्स मुख्तलिफ होते हैं। एक्सेसिव मोबाइल यूज बच्चों की ब्रेन डेवलपमेंट पे कैसे असर करता है? असल में मोबाइल बस सर खुद एक प्रॉब्लम नहीं है। एक बच्चे को मुसलसल एक ऐसी चीज मिल रही है जिसमें वो एक्साइटेड फील करता है, अच्छा फील करता है। एक चीज जो बच्चे को प्लेयर दे रही है मुसलसल, तो वो उसकी एडिक्शन में चला जाता है। पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी बच्चा रो रहा है, इससे जल्दी चुप हो जाएगा, लेकिन वो कोशिश करनी चाहिए कि उनको और एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करें, उनके साथ खेलें, उनके साथ बात करें, उनको टहलाएं, उनको थोड़ा टाइम दें। अपना टाइम सेव करने की खातिर आप एक बच्चे को ऐसी लत लगा रहे हैं जिसका बाद में आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि वो बच्चा एग्रेसिव भी हो जाएगा, हाइपर भी हो जाएगा। पॉजिटिव पेरेंटिंग किसे कहते हैं? हर बंदे का पेरेंटिंग स्टाइल मुख्तलिफ है। पॉजिटिव पेरेंटिंग में फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है कि आप एजुकेटेड वे में पेरेंटिंग करें। एजुकेटेड वे में पेरेंटिंग से मुराद ये है कि आप बच्चे के साथ एज एन एडल्ट चलें। आज का बच्चा मारपीट नहीं सहता। पॉजिटिव पेरेंटिंग का तरीकाकार यही है कि आप बच्चे से बात करें, उसको बाउंड्री सेट करें कि बेटा ये होना चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप ये काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये काम करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। अगर लोकली देखा जाए, कुछ पेरेंट्स घर में ही इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान इंप्लीमेंट करना चाहते हैं खुद से ही, तो वो कौन से स्टेप्स ले सकते हैं? ठीक है। और ये ऑटिज्म का मैं आपसे क्वेश्चन है मेरा कि ये आता कैसे, अगर जेनेटिकली किसी में आ रहा है तो उसकी क्या वजह बनती है? देखिए, आता इस तरह से कुछ जेनेटिकल जो है ना चेंजेस होते हैं। कुछ जीन्स में कुछ मैलफॉर्मेशंस हो जाती हैं, जैसे कि डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम बच्चे आपने देखे होंगे बहुत ज़्यादा। जो स्लो ऑटिज्म भी होते हैं इसमें थोड़े से। डाउन सिंड्रोम ये अभी आजकल आपने देखे होंगे। जो स्पेशल स्कूल में एक जब विजिट हुआ था सीएम साहिबा का, एक बच्चा था जी जी जो जी। उनसे मिला था, जो उनसे पंजाबी में बात कर रहे थे, वो डाउन सिंड्रोम चाइल्ड था। दैट वाज नॉट ऑटिस्टिक। उनके फेशियल फीचर्स मुख्तलिफ होते हैं ठीक है। थोड़े से डाउन सिंड्रोम वालों के। ये एक जेनेटिकल मसला है, जेनेटिकल मसला। इसी तरह से ऑटिज्म भी एक जेनेटिकल मसला है कि कुछ लोगों में ऑटिज्म पहले से फैमिलीज में रन कर रहा होता है और पता नहीं लगता, लेकिन जब दो लोगों की शादी होती है तो ये जो रिसेसिव जीन है ये डोमिनेंट हो जाता है। तो ये कजन मैरिज की वजह से होता कज़न है? मैरिज की वजह से भी हो सकता है। और अगर तो फैमिलीज़ में ये रन कर रहा था और हिस्ट्री छुपाई गई, नहीं बताया गया कि फैमिलीज़ में रन कर रहा था और 2 फैमिलीज़ में ये रन कर रहा था, और जब उनका आपस में मेल होता है, उस कपल के अंदर बहुत चांसेस हैं ऑटिज़्म के होने के। और कभी-कभी ये भी देखा गया है कि जो बहुत लेट मैरिजेज़ हैं या बहुत लेट मदर्स जो डिलीवर कर रही हैं, उनमें भी यूजुअली चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब एक मदर 40 क्रॉस कर जाती है, तो जब तब लेट बर्थ हो रही है 35, 38, तो लेट मैटरनल एज की वजह से भी ऑटिज्म के फैक्टर्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ब्रेन डेवलपमेंट में कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से ऑटिज्म आ सकता है। और ये एक्सेसिव मोबाइल यूज बच्चों की हम्म। ब्रेन डेवलपमेंट पे कैसे असर करता है? देखें, एक्सेसिव मोबाइल यूज़ असल में मोबाइल बस सर ये खुद एक प्रॉब्लम नहीं है। उसमें जो हम बच्चों को हमारे कंटेंट देख रहा है ना, वो स्टिमुलेशन है। ठीक है। एक बच्चे को मुसलसल एक ऐसी चीज़ मिल रही है जिसमें वो एक्साइटेड फ़ील करता है, अच्छा फ़ील करता है, प्लेयर फ़ील करता है, उसको कलर्स नज़र आ रहे हैं, उसको आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, उसको उसमें वो इंटरेस्ट उसका डेवलप हो जाता है। अब वो इंटरेस्ट उसको अपने इर्द-गिर्द के सादा से माहौल में महसूस नहीं होता, तो वो बच्चा फिर उसका एडिक्ट हो जाता है। एक चीज़ जो बच्चे को प्लेयर दे रही है मुसलसल, तो वो उसकी एडिक्शन में चला जाता है। तो हमें बीइंग पेरेंट्स इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए कि हमारे बच्चे जो भी मवाद देख रहे हैं, वो एडिक्टिव ना हो और बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग ना हो। ऐसा मवाद हो जो कि बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए बेहतर हो। हमें उसको फ़िल्टर करना चाहिए, रोकथाम उस पे करनी चाहिए और रिस्ट्रिक्शंस लगानी चाहिए कि हमारे बच्चे एक तो लिमिटेड टाइम में स्क्रीन टाइम यूज़ करें, और जो स्क्रीन देखें उसमें वो बहुत ज़्यादा स्टिमुलेटिंग चीज़ें ना देखें जिससे वो हाइपर एक्टिव ना हो। फिर हाइपर एक्टिव बच्चे माँओं से कंट्रोल नहीं हो रहे होते और वो कंप्लेन करती हैं, दैट्स बिकॉज़ ऑफ मोबाइल यूज़। मोबाइल यूज़ के अंदर भी आप एज़ अ पेरेंट बहुत कुछ बदल सकते हैं। आप उसमें रिस्ट्रिक्शंस कायम करें, उसमें बाउंड्रीज़ कायम करें, कुछ टाइम्स कायम करें और कुछ कंटेंट ऐसा उनको दिखाएँ जो कि उनके तालीम और तरबियत के लिए बेहतर हो। क्योंकि स्कूल्स में भी आप देख रहे हैं स्कूल्स में भी ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ होती हैं। अब स्कूल में भी छोटे बच्चों को ऑडियो विजुअल का टाइम दिया ये सही जाता है। है। ऐसा नहीं है कि स्कूल्स में नहीं है, तो हम उनको भी तो स्क्रीन टाइम वहाँ पे भी तो दे रहे हैं ना। तो हम वही अच्छा क्वालिटी स्क्रीन टाइम उनको घर पे भी दे सकते हैं, लेकिन पेरेंट्स की सुपरविज़न में और रिस्ट्रिक्ट करके टुवर्ड लेस स्टिमुलेटिंग मटीरियल। आजकल के पेरेंट्स ने तो ये मोबाइल फ़ोन को बेबीसिटर बनाया हुँ, हुआ है। हुँ। बच्चा रोता है, उसके हाथ में फ़ोन पकड़ा देते हैं, तो हुँ। ये कैसे? नहीं देखें, हम अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने की कोशिश करते हैं। हम जिस दौर से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ तो माओं ने फ़ोन यूज़ नहीं किया और बाकायदा टीवी भी नहीं था। तो हम तो नहीं स्टिमुलेट होते थे, लेकिन आज का बच्चा जब देखता है कि माँ-बाप के हाथ में भी तो फ़ोन है ना, तो वो फिर स्टिमुलेट क्यों ना हो?
जब वो देख रहा है कि ये लोग भी इससे एन्जॉयमेंट हासिल कर रहे हैं, इसको देख के खुश हो रहे हैं, हुँ, स्क्रीन के साथ अच्छा वक़्त गुज़ार रहे हैं, तो उसको लगता है कि ये मैं इसकी तक मेरे भी एक्सेस होनी चाहिए, ये मैं भी इसका हकदार हूँगी, मैं भी इसको एक्सेस करूँ। पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो कहते हैं जी बच्चा रो रहा है, इससे जल्दी चुप हो जाएगा, लेकिन उनको कोशिश करनी चाहिए कि उनको और एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें। उनके साथ खेलें, उनके साथ बात करें, उनको टहलाएँ, उनको थोड़ा टाइम दें। अपना टाइम सेव करने की खातिर आप एक बच्चे को ऐसी लत लगा रहे हैं, जिसका बाद में आपको ही नुकसान होगा, क्योंकि वो बच्चा एग्रेसिव भी हो जाएगा, हाइपर भी हो जाएगा और उसका आदी भी हो जाएगा। क्योंकि जब तक आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चों के सामने फ़ोन ना आए तो वो खाना ही नहीं खाते। ऐसे ही। वो बिल्कुल भूखे रहते हैं, ज़िद करते हैं, तो फिर वो खाना कहाँ जा रहा है? वो उनके फ़ोकस करके वो जब उसको खा नहीं रहे तो उनकी सेहत भी नहीं बन रही। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि उनको ऐसी एक्टिविटीज़ दें, उनको ऐसे टॉयज़ दें या ऐसे माहौल में रखें या ऐसे लोगों के करीब रखें जो उनको फ़ोन को अल्टरनेट कर सकें, फ़ोन की महरूमी को दूर कर सकें। और मतलब पेरेंट्स को अपना लाइफ़स्टाइल चेंज करने की भी ज़रूरत है जी, ताकि बच्चे उन्हें देख के पिक करें जी। और उस तरह। पेरेंट्स को भी चाहिए कि जब वो बच्चों के इर्द-गिर्द हों तो अपने स्क्रीन टाइम को लिमिट कर दें और उनको ये ना दिखाएँ कि हम भी इस फ़ोन पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि बच्चे जो जो करते हैं वो लर्न करते हैं फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अगर माँ-बाप के मोबाइल से हाथ हाथ से मोबाइल नहीं छूटेगा तो बच्चे किस तरह से उससे फिर दूर रह सकते हैं। जब आप अपने बच्चे के करीब जाएँ तो कुछ टाइम के लिए उस मोबाइल को साइड पे कर दें। वो इतना अहम नहीं है जितना आपके बच्चे की तरबियत अहम है। और ये पॉज़िटिव पेरेंटिंग किसे हुँ। कहते हैं? देखिए पॉजिटिव पेरेंटिंग आजकल बहुत ज़्यादा इस बारे में बात हो रही है कि पॉजिटिव पेरेंटिंग हर बंदे का पेरेंटिंग स्टाइल मुख्तलिफ है। पॉजिटिव पेरेंटिंग में फोकस सिर्फ इस चीज़ पे है कि आप एजुकेटेड वे में पेरेंटिंग करें। एजुकेटेड वे में पेरेंटिंग से मुराद ये है कि आप बच्चे के साथ एज एन एडल्ट चलें। हम अक्सर महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा छोटा है, वो बातों को नहीं समझता। हम उसको नहीं बता सकते कि ये चीज़ सही है, ये चीज़ नहीं सही है। आपको उसको वक़्त देना है, आपने उसके साथ बैठना है। समझ लें पॉज़िटिव पेरेंटिंग इज़ लाइक काउंसलिंग योर चाइल्ड। आपने उसको सही गलत की तमीज़ सिखानी है। आपने उसके साथ प्यार से पेश आना है। जो हम जनरेशनल ट्रॉमा से गुज़रते आ रहे हैं ना कि हमारे पेरेंट्स हमें सख्ती से, दबाव से या फिर मार-पीट से ठीक कर लेते थे। आज का बच्चा मार-पीट नहीं सहता। पॉजिटिव पेरेंटिंग का तरीकाकार यही है कि आप बच्चे से बात करें, उसको बाउंड्रीज़ सेट करें कि बेटा ये होना चाहिए और ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। आप ये काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, ये काम करेंगे तो आपको पनिश किया जाएगा। और कुछ चीज़ों पे आप उन उसके साथ बिल्कुल टर्म्स पे रहें कि ये बेटा आपने ये सी चीज़ें जो है ना मुझसे नहीं छुपानी, ये चीज़ें मुझे बतानी हैं और ये चीज़ें आपके लिए हेल्दी हैं। तो वो बच्चा आप देखें कि हर बच्चे के अंदर इतनी हिस्स होती है कि आप उसको जब एज़ अ एडल्ट डील करते हैं ना, आप उसको बच्चे की तरह डील ना करें। आप उसको एज़ अ एडल्ट डील करें, उससे बैठ के बातचीत करें, गुफ्तगू करें। पॉजिटिव पेरेंटिंग इज़ बेसिकली बात करना। हर बात ये ना एक्सपेक्ट करें बच्चा खुद ही समझ जाएगा या ये बच्चे को ये नहीं करना चाहिए। उससे आप बातचीत करें और उसकी रहनुमाई करें और आप बच्चे ये देखें आजकल के इतने समझदार हैं कि अगर आप उनको एक बार एक बात समझा दें तो नेक्स्ट टाइम आपको वो बात खुद रिपीट करके बता रहे होते हैं कि हाँ, ये बात ऐसे है। आप उनको बताएँ कि जब आप स्कूल जाएँगे अगर आपको कोई बुली करे तो आपने उसको कैसे डील करना है। आप अगर किसी को ज़रूरत में देखें तो आपने उसकी कैसे मदद करनी है। आपने उनको ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके अल्फ़ाज़ से भी और एक्शन से भी सिखाने हैं। दैट इज़ पॉजिटिव पेरेंटिंग। अच्छा मैम, ये इंडिविजुअलाइज़ एजुकेशन प्लान क्या होता है? और क्या ये सिर्फ़ स्पेशल बच्चों के लिए होता है या सबके लिए? देखिए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान जो है ये तमाम बच्चों के लिए होना चाहिए। स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए तो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उसमें उनकी बहुत सारी नीड्स होती हैं जैसे कि राइटिंग स्किल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, वो तो प्रॉब्लमेटिक होती हैं, वहाँ पे हमें काम करना है बहुत ज़्यादा। लेकिन हर बच्चा डिफरेंटली एबल्ड है, डिफरेंटली कैपेबल है। कुछ बच्चों की राइटिंग स्किल्स पुअर होती हैं, कुछ बच्चों की वर्बल स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो जब हम स्कूल्स में बच्चों को डालते हैं हमें वहाँ देखना चाहिए कि क्या उन बच्चों पे टीचर अच्छी तरह फ़ोकस कर पा रही है या नहीं? हम अपने बच्चे से कंप्लेन करना शुरू कर देते हैं कि वो स्कूल में अच्छी तरह लर्न नहीं कर पा रहा। पर क्या उस बच्चे पे वो जो टीचर्स हैं वो तवज्जो दे भी पा रही हैं या नहीं? या बहुत ज़्यादा क्राउडेड एनवायरनमेंट है, तो वहाँ पे इंडिविजुअलाइज़्ड एजुकेशन प्लान की ज़रूरत है। अगर कुछ बच्चे लिखने में कमज़ोर हैं, कुछ बच्चे पढ़ने में कमज़ोर हैं, कुछ बच्चे बोलने में कमज़ोर हैं, चाहे उनको साइकोलॉजिकल या कोई ऐसा डिसऑर्डर नहीं है, कोई स्पेशल नीड नहीं भी है, लेकिन फिर भी उनको इंडिविजुअलाइज़ एजुकेशन प्लान की ज़रूरत है। हाँ, और जहाँ हम स्पेशल नीड बच्चों की बात करते हैं, उनके लिए तो ज़रूरी है क्योंकि उनको टाइम लगता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल बच्चों के लर्न करने में। एक लफ्ज़ लिखने में भी उनको हो सकता है बहुत टाइम लग जाए, साल लग जाए, 6 महीने लग जाएँ। लेकिन इट इज़ गुड फॉर बोथ। ठीक यानी है। कि दोनों के लिए ये अप्लाई होना चाहिए और जहाँ पे भी बच्चा कहीं भी किसी भी एरिया में कमज़ोर है, तो उसको दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर ना किया जाए, बल्कि उसकी उस कमज़ोरी पे काम करके उसको बेहतर किया जाए। ठीक है। मैंने ये पढ़ा इंटरनेट पे कि जो इंडिविजुअलाइज़ एजुकेशन प्लान है, ये जितने भी हाई अचीवर्स हैं हुँ, दुनिया में, हुँ। वो अपने बच्चों को इसी प्लान के थ्रू एजुकेट करते हैं। हुँ, हुँ।
तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, हाई अचीवर जो हैं वो इस बात को समझते हैं ना कि हमारे बच्चे की स्पेसिफिक नीड्स हैं। हर बंदे के हर इंसान के जो बच्चे हर इंसान का जो बच्चा है वो डिफरेंट नीड्स का उसके डिफरेंट नीड्स हैं। अगर ज़रूरी नहीं है एक बंदा बहुत अच्छा स्पीकर था, तो उसका बेटा भी बहुत अच्छा स्पीकर पैदा हो या उसकी जो बात करने की सलाहियत है वो बहुत अच्छी हो। एक बंदा बहुत अच्छा राइटर है तो ज़रूरी नहीं कि उसके बच्चे में भी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हों। लेकिन वो अपने बच्चों की कमज़ोरियों और उनकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको समझते हैं। तभी वो इस पे काम कर रहे हैं, जो हाई अचीवर्स हैं इसीलिए काम कर रहे हैं कि उनकी स्ट्रेंथ्स पे काम किया जाए और उनको और पॉलिश किया जाए और जो वीकनेस है उन पे भी काम किया जाए। अगर हम इन दोनों पहलुओं को समझ के चलेंगे तो हम एक बच्चे को हेल्दी इन्वायरमेंट दे सकते हैं। हमारे यूजुअली हमारे लोकली पेरेंट्स का ये काम है जी कि बच्चा अगर वीक है तो उसको टारगेट करेंगे, ट्रिगर करेंगे, ह्यूमिलिएट करेंगे घर में ही कि आपके देखें बाकी बहन-भाई भी तो ये कर रहे हैं, आपके बाकी कज़िन्स भी ये कर रहे हैं। ऐसा कंपैरिज़न ज़रूरी नहीं है, क्योंकि हर बच्चा अपनी नीड में इंडिविजुअल और यूनिक है। ये और कंपैरिज़न भी उल्टा उसके दिमाग पे हाँ, ये इफ़ेक्ट उसके करता है। दिमाग पे बुरा इफ़ेक्ट करता है, क्योंकि वो समझता है कि मैं किसी तरह से कमतर हूँ। आपको उसकी पॉज़िटिव एस्पेक्ट दिखनी चाहिए। हर इंसान में कोई एक ऐसी स्ट्रेंथ होती है जो किसी दूसरे इंसान में नहीं होती। उस पे आप काम करें और उनको बेहतर बनाएँ। ठीक तो है। दे आर डूइंग गुड कि इफ दे आर गिविंग इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान टू देयर किड्स, बिकॉज़ वो बच्चों की नेगेटिव एंड पॉज़िटिव दोनों को समझ पा रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस को समझ पा रहे हैं और उस पे फिर काम करके उनको बेहतर इंसान बना पा रहे हैं। ठीक है। अगर लोकली देखा जाए कुछ पेरेंट्स घर में ही इंडिविजुअलाइज़ एजुकेशन प्लान हुँ, इम्प्लीमेंट हुँ, करना हुँ। चाहते हैं खुद से ही, हुँ, तो हुँ। वो कौन से स्टेप्स ले सकते हैं? देखिए, होम स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट इस वक्त पूरी दुनिया में चल रहा है और होम स्कूलिंग में यही होता है कि देखें आपका बच्चा जिस एज का है और जितनी उसकी एबिलिटी है उसके हिसाब से आप उसको कोर्स मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। इसमें बेसिकली करिकुलम ही है ना, कि करिकुलम आपने किस लेवल का प्रोवाइड करना है। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअली हाई नहीं है, उसकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ किसी हद तक कम है, तो आप उसको उसी लेवल का मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। एक बच्चे को आप ऐसा मटेरियल प्रोवाइड करें जो वो रीड ही नहीं कर सकता, जो उसके लिए कॉम्प्लेक्स है, वोकैब्युलरी जिसकी बहुत कॉम्प्लेक्स है, तो वो उसे कैसे कॉम्प्रिहेंड करेगा? तो आपने ऐसा करिकुलम प्रोवाइड करना है घर में, जिससे बच्चा बेसिक से शुरू होके एडवांस तक जाए। ठीक है। कुछ पेरेंट्स की ख्वाहिश होती है कि हमारे बच्चे एडवांस से ही स्टार्ट लें, लेकिन उस एडवांस से उनका नुकसान है, क्योंकि उससे वो पीछे रह जाते हैं एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको बेसिक से स्टार्ट करके आहिस्ता-आहिस्ता मिडल लेवल पे लाएँ और फिर एडवांस लेवल पे लेके जाएँ, तो होपफुली दे विल बिकम बेटर एडल्ट्स एंड वेरी कॉम्पिटिटिव एडल्ट्स।